हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन और प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और वही करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए यूपी टेट आपका कुछ अलग आपकी पूछ लिया था, नहीं तो वही पढ़ाए थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे। और देखिए अब की बार सी टेट में किसी का पढ़ाया हुआ उतना नहीं आया है। देखिए चाहे एसएसटी देख लीजिए, एसएसटी और सीडीपी बहुत ही अलग आपके यूपी टेट में आ गई थी, पर देखिए आपके सी टेट में ऐसा नहीं होता है। और देखिए पूछ भी सकता है, इसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। उसी लेवल का क्वेश्चन देखिए आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मनीग्राम और नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे। तो मनीग्राम और नाना देसी क्या थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। मनीग्राम और नाना देसी दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, मनीग्राम और नाना देसी चोल काल और मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली और प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। यह संघ अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत द्वारा संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था। भारत में संसदीय पार्लियामेंट्री व्यवस्था है जहां कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही यहां संघीय फेडरल ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के ओर चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो किस ग्रहों के समूहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शनि, बृहस्पति, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए समझते हैं, देखिए हमारे सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह होते हैं, वह शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। ये 4 बाह्य ग्रह होते हैं और जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और देखिए शनि के छल्ले सबसे स्पष्ट और चमकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ककोरी कांड से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है कि कौन ककोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। भगत सिंह ककोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाक उल्लाह खां ये भी हैं संबंधित ककोरी कांड से, और राम प्रसाद बिस्मिल ये भी हैं, और राजेंद्र लाहाड़ी ये भी हैं। ये तीनों हैं, लेकिन देखिए भगत सिंह नहीं हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, भगत सिंह 9 अगस्त 1925 को हुए प्रसिद्ध ककोरी ट्रेन एक्शन ककोरी कांड में शामिल नहीं थे। तो ककोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के प्रमुख क्रांतिकारी थे और ककोरी कांड में सीधे शामिल थे यह लोग, और जिसके लिए इन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। तो वह हो जाएगा कपास वस्त्र उद्योग हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम उद्योग माना जाता है तो वह कपास वस्त्र उद्योग माना जाता है। देखिए समझते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विश्व के सबसे प्राचीनतम और पारंपरिक उद्योगों में से एक मानी जाती है। प्राचीन काल से ही भारत, मिस्र और चीन जैसे देशों में हाथों से कपास काटकर वस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से चिनूक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो कहाँ चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो वह प्रेरिज में चलती है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनूक स्थानीय पवन चलती है तो वह प्रेरिज में चलती है। और देखिए, सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। और देखिए, पंपास पाया जाता है घास के मैदान, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और देखिए, वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, चिनूक एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन होती है जो उत्तरी अमेरिका के प्रेरिज घास के मैदानों में पाई जाती है और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों में चलती है। और इसे हिमभच्ची स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि यह सर्दियों में बर्फ को पिघला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का नाम आया है तो कितनी बार आया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम केवल एक बार आया है। देखिए, ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती और सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, एक भी नहीं हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए एक भी सदस्य मनोनीत नहीं हो सकते हैं। देखिए, समझते हैं, पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और देखिए, इसलिए वर्तमान में लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है, सभी निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह देखिए, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे स्थान में समान बराबर रूप में फैले होते हैं, तो यही देखिए आपका गलत हो जाएगा। जो आपका पूछा है गलत, तो आपका सही हो जाएगा। तो खनिज पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले नहीं होते हैं, तो आपका यही गलत हो जाएगा। पहला है, खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे चौथा भी सही हो जाएगा। जो गलत पूछा है तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, यह कथन गलत है क्योंकि खनिज पृथ्वी पर समान रूप से नहीं फैले हैं, वे कुछ खास स्थानों, जगहों या चट्टानों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वह देखिए समताप मंडल मानी जाती है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। और देखिए, वायुमंडल होती है, यह वायुमंडल देखिए, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। और देखिए, क्षोभ मंडल, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं तो वह क्षोभ मंडल में घटती हैं। और देखिए, आयन मंडल यह परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उपयोगी होती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, हमने यूपी टेट में एसएसटी की बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन देखिए पेपर बहुत ही अलग पूछ लिया था, चाहे सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो। देखिए, आपकी बहुत अलग आ गई थी, इसलिए देखिए इस बार हम हर तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, समताप मंडल यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत होती है। यहाँ बादल नहीं होते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश या तूफान नहीं होता है, जिससे विमान आसानी से उड़ सकते हैं। यह सबसे आदर्श परत मानी जाती है वायुयान उड़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ
एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आपका देखिए तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा ए बी सी सभी सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो वह देखिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखिए समझते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोरा क्या था। तो एम्फोरा देखिए लंबा एंड दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्फोरा एक था तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्राचीन समय में विशेषकर रोमन साम्राज्य में एम्फोरा एक विशिष्ट प्रकार का मिट्टी का जार होता था जिसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे हैंडल लगे होते थे। इसका उपयोग तेल या वाइन जैसी तरल चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है। तो वह देखिए वाणिज्यिक खेती कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का अधिक उपयोग करके प्राप्त किया जाता है तो वह देखिए वाणिज्यिक खेती कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है। तो वह देखिए इसमें जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि में। और देखिए निर्वाह कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि की जाती है तो केवल परिवार के पेट भरने के लिए की जाती है। और देखिए गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि की जाती है यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है वहाँ की जाती है गहन कृषि की जाती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मिलान में। कृषि की वह पद्धति जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आधुनिक आगतों जैसे अधिक उपज देने वाले बीजों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक खेती कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बौद्ध महायान के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो पहला है बौद्ध धर्म में इस रूप में बुद्ध की उपस्थितियाँ कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई थी। देखिए संकेतों में नहीं दिखाई गई थी महायान में। तो आपका गलत हो जाएगा। मूर्तियों में दिखाई गई थी। और देखिए महायान बौद्ध के आने से ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महायान बौद्ध के आने से ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ था। तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्रारंभिक बौद्ध धर्म हीनयान थेरवाद में बुद्ध की उपस्थितियों को मूर्तियों के बजाय प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता था। जैसे ज्ञान के लिए पीपल का पेड़
धर्म चक्र पद चिन्ह याद के माध्यम से दिखाया जाता था। लेकिन इसके विपरीत महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मानव रूपी मूर्तियाँ व्यापक पैमाने पर बनाई गई थीं, जैसे मथुरा और तक्षशिला कला शैलियों में बनाई और पूजी जाने लगी बुद्ध की मूर्तियाँ। इसलिए संकेतों का उपयोग महायान की नहीं बल्कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म की विशेषता थी। इसलिए देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि हीनयान में देखिए बुद्ध की मूर्तियाँ संकेतों में दिखाई गई थी और महायान में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी, पूजी जाने लगी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वह देखिए विनोबा भावे ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इस स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1951 में हुई थी और विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच चला था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कन्नौज की सत्ता पर नियंत्रण के लिए 18वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लगभग 200 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश शामिल थे। तो पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन से सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। देखिए जिनके पास अपने घर होते थे वह बन सकते थे और जिनकी उम्र होती थी 35 से 70 की होती थी वह भी सभा के सदस्य बन सकते थे। और जिन्हें वेदों का ज्ञान होता था वह भी देखिए सभा के सदस्य बन सकते थे। और जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो आपका नहीं पूछा है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, चोल काल के इस प्रसिद्ध उत्तरामेरु शिलालेख के अनुसार यदि किसी सदस्य या उनके रिश्तेदारों ने अपनी समितियों का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया था वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। सभा का चुनाव लड़ने के लिए 3 शर्तें थीं। पहला है देखिए अपना घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र चाहिए, तो 35 से 70 वर्ष की उम्र चाहिए थी। और देखिए उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह 3 शर्तें थीं। सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यताएं थीं यह तीनों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो कौन सा खाद्य सुरक्षा के संबंध में सही हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा कक्षा 9 की NCERT अर्थशास्त्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता था देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता कराना होता था और पहुंच और सामर्थ्य होना होता था। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को हमेशा सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के प्रचारक सेंट थॉमस कहाँ आए थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर सही बता पाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वयं रोजगार का एक उदाहरण हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प स्वयं रोजगार का एक उदाहरण हो जाएगा? तो पहला है देखिए जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतिहर मजदूर
तो आपका देखिए पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए जमींदार के घर काम करती है तो स्वयं रोजगार नहीं होगा। दूसरा है आंगनवाड़ी कर्मी, यह भी देखिए ये स्वयं रोजगार नहीं है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, तो आपका देखिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, तो आपका देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए शहर के बाज़ार में मछली बेचती एक महिला, उसका स्वयं रोजगार हो जाएगा। जब मन चाहे वह देखिए छोड़ सकती है, कर सकती है, वह खुद का रोजगार हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए शहर के बाज़ार में मछली बेचती महिला स्वयं रोजगार का अर्थ होता है कि अपना खुद का व्यवसाय या काम करना होता है, जहाँ व्यक्ति किसी और के अधीन नौकरी नहीं करता है। जैसे मछली बेचने वाली महिला अपने व्यवसाय की खुद मालिक है, वह खुद लाभ हानि का जोखिम उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, सूरत, मद्रास, कलकत्ता से हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो वह गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो वह देखिए बाबर ने बनवाया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरामबाग मुगल शाह बाबर ने बनवाया था। देखिए आगरा में स्थित आरामबाग का निर्माण प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने 1528 में करवाया था। इसे मूल रूप से बाग ए गुल आफंसा भी कहा जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसे अस्थायी रूप से यहीं दफनाया गया था। और देखिए बाबर को बाद में दफनाया गया था, तो काबुल दफनाया गया था। बाद में बाबर को पहले दफनाया गया था तो आराम बाग में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान, लोग, वस्तुएं या प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो जीव को चारों तरफ से घेरे रहते हैं उसे देखिए पर्यावरण कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति मिलाकर पर्यावरण कहलाते हैं। यह जैविक अजैविक घटकों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखे गए थे? तो वह देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए थे। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख और स्तंभ लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जैसे गंधार क्षेत्र कीमती और बेहतरीन कंबलों, ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस खंड को अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई एक उदाहरण किसका हो जाएगा? तो वह देखिए लघु आकार का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस मिलती रहे।